बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलने के साथ साथ इजहार राय की आज़ादी भी मांग रही है। बादशाहों का ज़माना बीत गया और डिक्टेटरशिप का ज़माना भी ख़त्म होने को है और जहां जहां आवाज़ को दबाया जा रहा है वहां से आवाज़ें उठ रही हैं। मीडिया पर अगर कहीं पाबंदियां हैं, अगर मीडिया को कहीं काम करने की इजाज़त नहीं है उन ममालिक में, तो वहां सोशल मीडिया अपनी जगह ले रहा है, इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसी जंजीर नहीं बनी जो इंसानी ज़हन को जकड़ सके। इंसानी ज़हन अपनी इजहार की आज़ादी चाहता है। इंसान चाहता है कि डायलॉग हो, इंसान चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए, वो अपनी बात कह सके, आज़ादी के साथ कह सके। इसलिए अब शायद दुनिया में ये मुमकिन नहीं रहेगा कि मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा सकें या मीडिया पर आने वाली आवाज़ को दबाया जा सके। कुछ रुकावटें ज़रूर खड़ी की जा सकती हैं, ये वक्ती रुकावटें होंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रुकावटें भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, इसलिए कि आज़ादी इजहार राय अब एक ऐसी आवाज़ बनकर उभरेगी कि दुनिया की कोई ताकत अब इसे रोक नहीं पाएगी। दुनिया के वो ममालिक जहां मीडिया आज़ाद नहीं है, जहां मीडिया को काम करने की आज़ादी नहीं, वहां की भी वीडियोज़ आप सोशल मीडिया पर देख लेते हैं, वहां की उठने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती हैं और सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है कि जहां जहां आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है वहीं से ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। इसलिए आप दुनिया की कोई भी जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो या बादशाहत हो, वो ये सोच भी नहीं सकती कि वो कुछ अरसा और आवाज़ों को दबा सकेगी, राय को दबा सकेगी, डायलॉग को दबा सकेगी। इसलिए बिलाखिर आपको डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा, एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी, अपनी सुनानी पड़ेगी। और जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, उस वक्त तक आप अपने मौक़िफ़ से किसी को कायल भी नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत कहलाता है, लेकिन वहां भी यह समझा जाता है कि कश्मीर के अंदर अगर आवाज़ को दबा दिया जाए, मीडिया को रोक दिया जाए, काम ना करने दिया जाए और वहां होने वाले हालात को दुनिया के सामने ना आने दिया जाए तो शायद आवाज़ें दब जाएंगी। लेकिन शायद ये भी हिंदुस्तान की भूल है। आज पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है आज़ादी इजहार राय का, आज मीडिया की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में लोगों ने इस पर आज एहतजाज भी किया, मुजाहरे भी किए। पाकिस्तान में भी सहाफ़ती तंजीमों ने इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर जुलूस का इनेकाद किया और जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत शिबरी फराज भी शरीक हुए। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में भी मीडिया एक बड़ा चैलेंज के तौर पे उनके सामने है और वो मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें, हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क जो बार बार कहता है वो दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियन है, सबसे बड़ी चैंपियन होने के साथ साथ वहां पे जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय है, लेकिन कश्मीर में पिछले कई माह से जो कुछ हो रहा है वो शायद आप तक पहुंच भी नहीं पाता। आज के दिन हम इस दिन को, जो आज़ादी इजहार राय का दिन है, जमहूरियत का दिन है और ख़ास तौर पे मीडिया की आज़ादी का दिन है, आपको लिए चलेंगे मकबूजा कश्मीर में, अपने उस हमसाये मुल्क के पास कि जहां पे जमहूरियत का चैंपियन होने के दावेदार ये कहते हैं कि वहां मीडिया को आज़ादी हासिल है। हमारे यहाँ भी बड़ी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी मीडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि इशराफिया शायद सच सुनना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं से आवाज़ फिर भी उठती हैं और बात की जा सकती है। लेकिन कश्मीर की जो सूरत हाल है पिछले कई माह से आप तक हकायक तक नहीं पहुंच पा रहे। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के और मकबूजा कश्मीर में काम करने वाले सहाफ़ी कह रहे हैं। या सुनिएगा वहां के मीडिया के वर्कर्स क्या कहते हैं कि वहां उनको बात करने की, अपना काम करने की और हकायक तक पहुंचने की कितनी आज़ादी हासिल है। कश्मीर का ऑनलाइन मीडिया सारा बैठा हुआ है, इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है। जो बाहर से दिखा रहे हैं यहाँ हो रहा है वैसा तो है नहीं, और जो यहाँ हो रहा है वो बाहर देने नहीं जा रहे। हमारी फुटेज जो है डिलीट करवाई गई। ये जो हमसे डिलीट करवा रहा है ये कौन है? सिंस फर्स्ट डे मतलब हमको पुलिस कवर करने नहीं दे रही है। सिर्फ एक किस्म की स्टोरी निकल रही है कश्मीर से कि सब कुछ ठीक है, हैप्पी लुकिंग फेसेस, देयर इज नथिंग हैपनिंग इन कश्मीर, विच इज द अदरवाइज। जो कश्मीर में हो रहा है उसका अदरवाइज वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर का ऑनलाइन मीडिया सारा बैठा हुआ है, इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है, मगर जो हम ग्राउंड पे है तो हमें उनसे ज़्यादा पता है, लेकिन वो कुछ और ही दिखा रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक है, ईद अच्छे से हो रही है, लोग ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। ट्रैफिक जैम ऐसे हो रहा है क्योंकि जैसे कहीं पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो गाड़ियाँ पीछे जमा होती है, तो नेशनल मीडिया उसका शॉट लेती है और दिखाती है कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं एक लोकल जर्नलिस्ट लेकर एक नेशनल पेपर के लिए काम करता हूँ, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। जैसे हम कर्फ्यू पास नहीं मिले इस बार, बाहर जाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं कि
जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं जाने के लिए, तो वो मुश्किल आता है। लेकिन जो उससे ज़्यादा मुश्किल आते हैं वो उन लोगों के लिए जैसे, फिर भी मुझे एक उनको डर रहता है कि नेशनल पेपर से काम करता है, लेकिन जो लोकल पेपर हैं, जो लोकल पेपर्स के लिए, लोकल जर्नलिस्ट हैं, लोकल पेपर्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। उनको ऑफिस तक नहीं जाने दिया जाता है, कभी कभी उनकी मारपीट भी होती है, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल आते हैं यहाँ पर। न्यूज़ चैनल्स पे जो देख रहे हैं, जो न्यूज़ दिखा रहे हैं कि इट्स नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, लाइक सब ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उतना ही नॉर्मल होता तो यहाँ पे मे भी शायद कनेक्टिविटी रिस्टोर। कितना अरसा तक ये आवाजें दबेगी, कितना अरसा तक ये रुकेंगी और कितने अरसे तक कश्मीर के हालात से दुनिया को बेखबर रखा जा सकेगा? अगरचे वहां पे सोशल मीडिया पर भी कुछ पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है, और जो कुछ आपने सुना देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन जो काम करने वाले लोग हैं वो भी किस तरह मैसूर होकर बैठे हुए हैं और उन्हें भी हक बात कहने की इजाजत नहीं है। और फिर यह भी कि हिंदुस्तान का दीगर मीडिया, हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में जो मीडिया जो कुछ कहता है वो कश्मीर के बिल्कुल बरअक्स है। इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर और बाकी इलाकों में भी जो आवाजें उठती हैं उसको किस तरीके से दबाया जाता है, इसका सारी सूरत हाल का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान की भी, कि पाकिस्तान में मीडिया को जो पाबंदियां हैं या मुश्किलात हैं वो किस हद तक हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी कश्मीर की, कि जहां पूरी दुनिया को ये इस बात की खबर ही नहीं है कि वहां पिछले कई माह से कोरोना वायरस के कितने पेशेंट हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, वहां सूरत हाल कैसी है, वहां इंसानी जानें कितनी खतरे में है, इंसानी हकूक की पामाली कितनी हो रही है। इससे दुनिया को बेखबर हिंदुस्तान कब तक रख पाएगा, ये बड़ा अहम सवाल होगा। इसमें भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ कुछ और जर्नलिस्ट भी आपको दिखाएंगे कि जो इस वक्त कश्मीर में होने वाली सूरत हाल पे बात करते हुए सोशल मीडिया पर अपना पैगाम देते हुए क्या कहते हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू करते हैं, और प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त शरीके गुफ्तगू हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सीनियर तजियाकार हैं, आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मुना आलम, हिंदुस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को और खास तौर पे मीडिया की आज़ादी के हवाले से काफ़ी इस पर बात भी करती है, इसको देखती भी रहती है। मुना, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ डॉक्टर वेद प्रताप वीदक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हिंदुस्तान से बड़े ब्लंट जर्नलिस्ट हैं, खुलकर लिखते हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत की पॉलिसियां हो, मीडिया की आज़ादी हो, इज़हार राय की बात हो, इस पर भी बात करते हैं। और प्रोग्राम के फिर आखिरी हिस्से में पाकिस्तान की सूरत हाल का भी तज़किरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तज़किरा करते हैं हिंदुस्तान में मीडिया की आज़ादी और कश्मीर की आवाज को दबाने की कोशिशों की। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, इतने माह से लॉकडाउन है कश्मीर के अंदर, कश्मीरियों की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही। कितने अरसे तक ये चीजें मीडिया पर पाबंदियां कायम रखी जा सकती हैं? दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया के वो ममालिक जिन ममालिक में कहा जाता था कि वहां से आवाज उठ नहीं पाती, निकल नहीं पाती, कहीं किसी मीडिया को मुकम्मल तौर पर आजादी से काम करने की इजाजत नहीं है। क्या दुनिया के ममालिक अब ऐसे चल सकेंगे? क्या कश्मीर की सूरत हाल को मुसलसल छुपाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नुसरत मलिक साहब। बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, और खासकर कोरोना के बाद के जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें तो बिल्कुल ही हालात बदल जाएंगे, खासकर मीडिया की आजादी और के हवाले से। और स्पेशली मैं आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमारे मोहतरम डॉक्टर वेदिक साहब को आपने प्रोग्राम में शामिल किया। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू डू अ प्रोग्राम विद हिम। लेकिन आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वेदिक साहब को कि 5 मई को 275 दिन हो जाएंगे लॉकडाउन ओब्लिक कर्फ्यू इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो कोरोना के मामला हैं, आपने सही फरमाया, ना सोशल मीडिया, ना मेन स्ट्रीट मीडिया, ना वहां पे कोई खबरें वहां से निकल रही हैं, ना कोई फॉरेन जर्नलिस्ट है, ना इंडियन जर्नलिस्ट वहां पे जा रहे हैं मेनलैंड इंडिया से। वहां लोकल जर्नलिस्ट की तो वैसी आवाज दबा दी गई है। तो हमें नहीं पता लग रहा कि कोरोना की क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में उनको दवाइयां मिल रही है या नहीं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है या नहीं, उनको घर में राशन, वो लॉकडाउन है, उनको राशन कौन दे रहा है, खाना कौन दे रहा है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा उनकी जो। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अब खबरें ये आ रही हैं, जो दाएं बाएं से निकल आती खबरें, कि जनाब कोरोना के शक्ल में का फायदा उठाते हुए उन पे और मजालिम और बर्बरियत जो है वो इंफेक्ट हो रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। वो 80 लाख तो वहां पे मजदूर हमारे बहन भाई हैं। और मैं आपको बता दूं कि
बीजेपी के मिनिस्टर ने जब ये कहा था चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में टू फॉरेन जर्नलिस्ट कि जनाब हम तो इन मुसलमानों को अपना इक्वल समझते नहीं है, ये तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अगर जब वो इंडिया के मुसलमानों को इक्वल कैटेगरी में नहीं शामिल नहीं करते हैं तो आप बताएं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनकी क्या स्टेटस होगा उनके सामने। लेकिन एक मैं आपको बात कह दूं, जो बेशक वहां पे जो सारा ये बर्बरियत हो रही है, मजालिम हो रही है, दुनिया देख रही है, वीडियो भी मेरा ख्याल आगे निकल रही है, लेकिन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने अपने हमलों में उन्होंने वो तेजी कर दी है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि अब ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने ये लॉकडाउन को तोड़ के, कर्फ्यू को तोड़ के, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि जब वो ये लॉकडाउन कर्फ्यू तोड़ेंगे और बाहर निकल आएंगे तो फिर इंडियन आर्मी का वहां पे गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि अब ये बॉडी बैग्स जो है शायद बहुत रेगुलरली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से न्यू दिल्ली जाना शुरू हो जाए, जो कि डॉक्टर विदेक साहब को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उनकी इंडियन मिलिट्री लीडरशिप को मजबूर करते सोचने पे कि भाई ये मामला अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है बड़ी साहब, मैं वापस आता हूं। मूना आलम, आज आजादी सहाफत का आलमी दिन, मकबूजा कश्मीर में कौन ये दिन मनाए, कैसे मनाए? वहां तो बात करने की आजादी नहीं है, वहां रिपोर्ट करने की आजादी नहीं है, वहां तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए सहूलियात नहीं है। पूरी दुनिया को ये दिन वहां नजर नहीं आता कश्मीर के अंदर। मलिक साहब, पहले तो मेरी तरफ से बहुत खिराजे तहसीन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर, और आपका जो इब्तिदाइया था, आपके जो कलमात थे इब्तिदा में, वो बहुत खूबसूरत थे। इस हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी डिक्टेटोरियल रिजीम को या हुकूमत को एक फ्री मीडिया पसंद नहीं आता। और ये भी एक हसीन इत्तेफाक है कि हर दफा कोई भी ख्वाब वो हुकूमत हो, अपने आप को जितना मर्जी जमहूरियत का चैंपियन कहती हो, उनको भी फ्री मीडिया पसंद नहीं आता। लेकिन जब वही हुकूमत अपोजिशन में जाती है तो उनको फ्री मीडिया की कदर होने लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपके प्रोग्राम के बाकी दीगर हिस्से में, लेटर हिस्से में हम लोग मजीद तफसील से बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट कश्मीर, इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं, देखें एक तो जर्नलिस्ट के लिए वैसे भी दुश्वारियां बढ़ गई हैं जब से कोविड हुआ है। हम वो लोग हैं या जर्नलिस्ट, हमारी तमाम जो बिरादरी है, फ्रेटर्निटी है, वो लोग हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं। हम तमाम वो लोग हैं जो अभी भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। हम लोग अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को, नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं, उनको हकायक बता रहे हैं इन हालात में भी। और हमारी बल्कि जरूरत और बढ़ गई है। हमारा काम अगर मैं ये कहूं कि बढ़ गया है तो ये गलत नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट कश्मीर, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मेरा ख्याल है ये वाकया जो हुआ है हंदवारा में, उसका तस्करा करना बहुत जरूरी होगा, जहां पर कश्मीरी जो मुजाहिदीन थे उनकी तरफ से रिबेल हुआ है। कोई लगभग 5 या 6 जो भारत के इंडियन आर्मी के लोग हैं, जिसमें कर्नल तक के लेवल के लोग शामिल हैं, वो हलाक हुए हैं इसमें। और एक मर्तबा फिर से वो इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में हमेशा की तरह भारत सरकार, मोदी सरकार झांकना गवारा नहीं करती। अब से कुछ दिन पहले हमने इस लेवल का वहां पर हाल देखा है कि जो फोटो जर्नलिस्ट थे, मसरत जहरा साहिबा, वो फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो अपना काम कर रही थी, उनके बदले में उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं भारतीय हुकूमत की तरफ से। गौहर गिलानी जो कि एक बड़े मकबूल जर्नलिस्ट हैं और वहां से रिपोर्ट करते हैं, वो हैं भी अपनी ओरिजिन से कश्मीरी, उनको भी इसी तरह की दुश्वारियों का और टेररिज्म चार्जेस का, नन अदर देन टेररिज्म चार्जेस, सिर्फ बेसिक रिपोर्टिंग करने के लिए, अपने सहाफती फराइज सर अंजाम देने के लिए उनको इस किस्म के बेईमाना उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो इसकी तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और पुरानी बात क्या, आज की बात क्या करें, पुरानी बात भी अगर आप ले लें, यूएन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है जो इंडिया और पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया ये बात जानती है और UNMOGIP इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान की साइट पर वो बड़ी आजादी से अपना काम करते हैं। जो आते हैं उनको यहां पर देखने की, रिपोर्ट करने की मुकम्मल आजादी है। भारत में यही UNMOGIP पर नहीं हिला सकता है, कहीं वहां पर उनके एरिया से ना रिपोर्ट किया जा सकता है ना कुछ और। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो जो उनकी वहां ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता है। कोविड की सूरत हाल में ना कैजुअल्टीज वहां से रिपोर्ट हो रही हैं, ना लोगों की तादाद पता चल रही है कि कितने लोगों को कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है।
और एड का, मेडिकल एड का यकीन करें नामो निशान नहीं है। कभी कभी जो उनको सहूलत मिल जाती है कोई इंटरनेट इस्तेमाल करने की, उसके जरिए हमें पता चलता है कि वहां पर तो मेडिकल भी सहूलियात इन हालात में मौजूद नहीं है। वो तो पहले भी अपने घर में जो भी इंतकाल करता था अपने घरों के आंगन में, अहाते में वो उनको दफनाने पर मजबूर थे। अभी भी हालत कोविड की वजह से और मजीद बिगड़ गई है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर वेद प्रताप विवेक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क जहां डिक्टेटरशिप भी है, वहां खासतौर पर कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्टिंग को रोकना अब मुमकिन नहीं रहा। लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की, हिंदुस्तान जमहूरियत की बड़ी बात करता है, लेकिन इस सूरत हाल में भी जब एक बीमारी ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, तो वहां के जर्नलिस्ट, वहां के रिपोर्टर्स, वहां के काम करने वाले सहाफी आज भी ये आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें फ्री रिपोर्टिंग करने का वहां पे सहूलत मुयस्सर नहीं है, उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। ये पता नहीं क्यों आपके यहाँ बात ये इतना तूल पकड़ रही है। इंडिया में हम लोग यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमको ऐसी कोई खबर नहीं है कि वहाँ खबरों को दबाया जा रहा है। बल्कि मैंने तो आज टीवी चैनल्स पे देखा कि कश्मीर में जो आज हुए हैं 2-4 हादसे, छोटे मोटे और एक बड़ा हादसा जिसमें बड़े एक दहशतगर्द की मौत हुई है, तो उसको तो खुलेआम बातचीत हो रही है हमारे टीवी चैनल्स पर और वहाँ से रिपोर्टिंग वगैरह हो रही है। लेकिन आज जो टोटल जर्नलिज्म है वो इंडिया और पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि काफी हिम्मत वाले लोग हैं, आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, जो ईमान की बात कहते हैं कि सरकार से या फौज से या अखबार के मालिकों से ज्यादा डरते नहीं हैं। दोनों मुल्कों में मैं पाकिस्तान के भी अखबारों की खबरें देखता रहता हूँ, ठीक है, टीवी चैनल्स के यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं, और हमारे यहाँ भी काफी खुलापन है, बहादुरी दोनों मुल्कों के अंदर काफी है हमारे। लेकिन डॉक्टर वेद प्रताप साहब, अब जो अगर हम बात करते हैं खासतौर पे कश्मीर के हवाले से, कश्मीर पे रिपोर्टिंग के ऊपर बड़ी पाबंदियां हैं। मैं आपको कुछ लोगों के वहां के जो गुफ्तगू है वो भी सुनवाता हूं, तो आपको आइडिया हो सके। कुछ प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी साउंड बाइट आपको सुनवाई कि वो लोग वहां बात कर रहे हैं कि हमें आजादी तक नहीं है, और एक जर्नलिस्ट जर्मनी जाना चाहता है, उसको रोक लिया गया। यह सुनिएगा वहां की सूरत हाल क्या है, फिर मैं इस पर आपका तबसरा चाहूंगा। People of Kashmir have a special attachment to the Article 370, especially when Indian government took it away in a mode when nobody was informed, when nobody was made aware. Like, even if it goes, what's going to happen? Everything was locked down, barbed wires stretched and guarded by paramilitaries, forces, everything. They said that this clampdown is particularly for journalists, for media, not to report on what is happening in the ground. There is not a direct access to the subject. Earlier, a story which I used to do in 3 or 4 hours a day takes me at least 5 or 6 days. You cannot call anybody, you cannot move out because of the curfew, and you have no way or no means to send your story. If you somehow manage this, you have no means to send your story out. Some media outlets here, mostly the foreign media outlets, they would like have their content in a pen drive and then sent it to Delhi through courier. They had somebody from their own organization who would fly to New Delhi and then maybe return the next morning. One of my friend in television, he helped me with uplinking my stories. I would write it on the page, he would make a video out of it. That video would go to his Delhi office. Then his Delhi office would send it across to my editor in the Hindu. This was one of the greatest stories of our times. For my generation, it was the biggest story. And we weren't able to file that story, which is very unfortunate. डॉक्टर साहब, इंडियन एक्सप्रेस हो, दी हिंदू हो, प्रेस टीवी हो, इनसे वाबस्ता लोग अगर इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि उनके ऊपर पाबंदियां हैं वहां कश्मीर से रिपोर्ट करने में, तो क्या आप समझते नहीं है कि ये पाबंदियां कब तक रह सकेंगी? क्या ये पाबंदियां टूटेंगी एक न एक दिन? देखिए, आपके अभी टीवी पर मैंने सुना उन लोगों के बारे में, ये बातें हमारे यहाँ अखबारों में नहीं छपती और हमको पता नहीं चलती। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहता हूँ कि कोई अगर बहादुर आदमी है
तो हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है कि उस जर्नलिस्ट पर कोई रोक लगा सके। बहुत खुलेआम लिखते हैं जो लोग, जिनको लिखना होता है, और वो बिल्कुल डरते नहीं हैं। लेकिन अब ये भी है कि कश्मीर के हालात पिछले दिनों, क्योंकि कश्मीर का स्टेटस भारत की सरकार ने बदल दिया था, इसलिए काफी मतलब नाजुक हालात हो गए थे वहाँ। इसलिए हो सकता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो उसमें कुछ पाबंदियां इनफॉर्मली लगा दी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को काफी आज़ादी है, और यहाँ दिल्ली में तो लोग डट के लिखते हैं, उनको जो लिखना है। सरकार के काम का विरोध भी करते हैं, उसकी मुखालफत भी करते हैं डट के, और कमेंट्स भी खूब लिखते हैं, और कोई किसी से कोई डरता नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँ आपसे, जी, मैंने वो पाकिस्तान में भी देखी और इंडिया में भी देखी कि अखबारों के जो बड़े बड़े मालिक वो सरकारों से बहुत डरते हैं। उनको इतना डर लगता है कि वो जो ईमान की बात है वो कहना ही नहीं चाहते। आपके यहाँ के अखबारों के बारे में मैं पढ़ता हूँ कि बड़े अखबार के मालिक, उन पे कई इल्जाम लगाए गए हैं, उनको अंदर कर दिया गया है। जैसे कि वो आपके यहाँ जो बड़ा अखबार है उर्दू का, जंग, उसके मालिक के साथ जो हो रहा है, ऐसे हमारे यहाँ इतना ज्यादा होता नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग टूट पड़ेंगे अगर उनको मालूम पड़ जाए कि सरकार कोई दबाव डाल रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोग बर्दाश्त करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या जो कश्मीर में जो अगर आप कहते हैं लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तरफ से पाबंदियां हैं, उस पे जो दिल्ली में बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं खास तौर पे, उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए? नहीं, अगर जरा भी खबर आती है तो बराबर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये ऐसे अखबार हैं जो बराबर एडिटोरियल लिखते हैं और मुखालफत करते हैं सरकार की। जहाँ भी कोई गलत बात होती है कोई चुप नहीं बैठता। ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, और मैं आपके यहाँ भी देखता हूँ। जनरल जिया के जमाने में भी मैं उन दिनों भी पाकिस्तान गया हूँ। ओहो, लाहौर में ऐसे जर्नलिस्ट मैंने देखे हैं, क्या वो अपने अखबारों में लिखते थे बहादुर लोगों की तरह, और उनके कोड़े पड़ते थे। उन्होंने कपड़े उठा के मुझे दिखाया, ये देखिए हमारी पीठ पर नीले निशान। तो भारत में भी कोई किसी से डरता नहीं है। लेकिन आप देखें ना कि जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े टीवी चैनल हैं, उनके मालिकान बहुत डरे रहते हैं। वो उनको कोई डराता नहीं है, लेकिन वो अपने आप डरे रहते हैं। तो दोनों मुल्कों में चाहिए कि ईमान की बात हम लोग डट के लिखें, मुसाफिर लोग किसी से डरे नहीं। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा पकड़ के जेल में डाल दें तो डाल दें, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन पूरे मुल्क में उसकी गूंज होगी। लेकिन मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा। जी डॉक्टर वेद प्रताप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के आलमी दिन के हवाले से, और ख़ास तौर पे आज पूरे मुल्क में जो जलसे जुलूस का इनेकाद भी किया गया। शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने भी खिताब किया इस्लामाबाद में, और ख़ास तौर पर मीडिया को जो चैलेंजेस हैं इससे हम कैसे निपट सकते हैं, कोरोना वायरस की सूरत हाल में भी और आम हालात में भी मीडिया की मुश्किलात कैसे कम की जा सकती हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। मून आलम, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अपने खित्ते की बात करें, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। हम 145वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान में भी मुश्किलात बहुत हैं मीडिया के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं नसरुल्लाह साहब। ये तो अभी जब वेद साहब भी बात कर रहे थे तो वो ठीक कह रहे थे। हम ये नहीं कहते कि सिचुएशन यहाँ अच्छी है, बल्कि हम तो खुद इस बात पे रोते रहते हैं कि बेहतर हो, इससे मजीद बेहतर हो। अभी भी जिस किस्म की जो सिचुएशन है वो कहीं पर भी हम ये नहीं कहते आइडियल है, एंड टू बी ऑनेस्ट आइडियल कहीं पर भी नहीं है। इवन जो जदीद तरीन जो जमहूरी सोसाइटीज हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, वहां पर भी कहीं पर भी सहाफती एतबार से कंप्लीट आज़ादी, कंप्लीट एक फ्रीडम एंजॉय नहीं किया जाता। लेकिन मुझे उन लोगों से शिकायत है जो इस चीज को रीजन बनाकर कहते हैं कि जी वहां नहीं है तो अगर यहां नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही मनफी रवैया है। अगर वहां नहीं है तो वो भी उतना ही गलत है जितना ये गलत है। आप उसकी बेसिस पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते या आपके ऊपर लगी हुई कतगनों को जस्टिफाई नहीं कर सके।
ये तो खैर एक तो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो अपनी जगह, लेकिन अब तो सोशल मीडिया पर भी हर तरह से पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हर तरफ आप देखें बार्स लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल फेक न्यूज का फिनोमिनन है। लेकिन मैं नहीं समझती कि उस फेक न्यूज को ज्यादा लास्ट किया जाता है। अगर कोई फेक न्यूज कोई इस तरह से फ्लोट होती भी है सोशल मीडिया के जरिए, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी शन अवे हो जाती है, उसको बहुत जल्दी रेक्टिफाई कर दिया जाता है। उसके लिए कवानीन जरूर बनाए जा सकते हैं। लेकिन मुन्ना, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? आप ट्विटर बंद करवा लेंगे, सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे रुकवा लेंगे कुछ चीजें, सोशल मीडिया इतना वसीतर होता चला जा रहा है, लोग मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, डायलॉग करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, क्या अब आवाज दबाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं, मैं समझती हूँ ये नामुमकिन है और इसको आपने रेवोल्यूशनाइज करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो दुनिया की जो ताकत के ऐवान है, जो पूरी दुनिया के जो ताकत के ऐवान है, वहां पर ये बात अभी भी उतनी इनको ग्रैस्प नहीं हो रही है। उनको लगता है कि शायद इस चीज को कंटेन किया जा सकता है। वो ये नहीं समझते अगर आप यूट्यूब भी कंटेन कर दें, ट्विटर बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, अगर या व्हाट्सएप या इस किस्म के मैसेंजर वाले ऑप्शंस रह जाएंगे तो वो कितने खतरनाक हैं, क्योंकि वो तो उस तरह से पब्लिक डोमेन नहीं है। वो तो ज्यादा से ज्यादा आप एक ग्रुप तक महदूद हैं या आप एक इंडिविजुअल चैट तक महदूद हैं। वहां पर अगर फेक न्यूज फैलाई जाएगी तो फिर तो आप उसकी करेक्शन भी नहीं कर सकेंगे। ये मुझे लगता है इनको बात हजम नहीं हो रही है, इनके जहनों में नहीं आ रही। यहाँ पाकिस्तान में भी जितने ज्यादातर जो हमारे इस वक्त क्या मीडिया के हालात हैं, बदतरीन इस वक्त बहरान माली तौर पर, खास तौर पर मीडिया का हमें नजर आता है और कोई उसका एंड भी कोई इनसाइट नजर नहीं आ रहा। खास तौर पर कोविड के होते हुए भी मुझे उन मीडिया मालिकान से भी सख्त शिकायत हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन होते हुए भी अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को अवेल करने नहीं दे रहे हैं और बजिद हैं कि नहीं अवेल करने देना। और इसकी आड़ में जहां पर रेटिंग्स भी बढ़ गई हैं, व्यूअरशिप भी बढ़ गई है, इश्तिहारात भी बढ़ गए हैं, फिर भी इसकी आड़ में, कोविड की आड़ में डाउन साइजिंग कर रहे हैं। आप अपने आप का कंपैरिजन किसी और बिजनेस से नहीं कर सकते हैं। किसी आप फ्रूट मार्केट से, किसी फूड के बिजनेस से, किसी रेस्टोरेंट से, कपड़े की दुकान से अपना मवाजना नहीं कर सकते हैं। फॉर गॉड सेक, आपकी तो उल्टी एक व्यूअरशिप बढ़ गई है, आपके ऊपर ज्यादा लोग राग़िब हो रहे हैं क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन किए हुए हैं, खुद को क्वारंटीन किए हुए हैं। लेकिन मुन्ना, ये सवाल ये पैदा होता है कि जब बिजनेस नहीं होगा मुल्क में, इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा, मीडिया इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल मीडिया इफेक्ट होगा, लेकिन कोविड की आड़ में अगर आप कह रहे हैं कि कोविड है इस वजह से मीडिया ज्यादा मुतासिर हो गया है, तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल बरक्स मानती हूँ हकीकत के। इसके अदर वे राउंड है। अगर इस वक्त कोई बिजनेस मुझे लगता है कोई थोड़ा बहुत भी सरवाइव कर रहा है तो वो मीडिया का है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, लोग ज्यादा मीडिया को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, चैनल्स देख रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं कि आपको डाउन साइजिंग करनी है क्योंकि कोरोना वायरस आया हुआ है, तो ये मुझे लगता है मीडिया मालिकान इसका जवाब नहीं बना सकते। बल्कि फारूक हमीद साहब, हम जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में वो ममालिक जहां बात नहीं की जा सकती थी, जहां फ्री मीडिया नहीं था, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां बिल्कुल मीडिया को काम करने की इजाजत भी नहीं है। उन मुल्कों का अगर मैं एक फहरिस्त आपके सामने रखूं, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन वहां में भी इस वायरस के दौरान रिपोर्टिंग करनी पड़ी, उन ममालिक को बताना पड़ा, लोगों को, अवाम को कि ये मुश्किलात है, मीडिया का यूज भी करना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि उन ममालिक में जहां मीडिया पर पाबंदियां थी, अब इस किस्म के वायरस ने वो सारी पाबंदियां भी तोड़ दी हैं? देखिए नुसरत मलिक साहब, अब ये हालात बदल गए। मैंने पहले भी कहा था, कोरोना ने अब एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। मीडिया ने एक बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया पूरी दुनिया में, खासकर उन ममालिक में भी जहाँ पे मीडिया पे बड़ी सख्त कर्ब्स थी उनकी फ्रीडम और उनकी रिपोर्टिंग पे। अब क्योंकि उनके बगैर जो है वो आगे मामला आगे नहीं चल सकते। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना में आप देखें, हमारे जो मीडिया पर्सन है वो भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स में उनको कहूंगा, जो कि जाके मैदान में जाके, हॉस्पिटल में जाके, फील्ड में जाके वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने आप को एक रिस्क पे करके। लेकिन अब मैं बात ये कहना तो मुझे जरा एक 1.5 मिनट दे दें नुसरत मलिक साहब। जी प्लीज। देखिए, मैंने अयूब खान का दौर से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी मीडिया पे हर दौर में, चाहे सिविल रूल हो चाहे मिलिट्री रूल हो, कि कैसे मीडिया को कि आजादी को कर्ब करने की कोशिश की गई, बड़े बड़े कानून लाए गए, और मैं तो अब नाम नहीं भूल रहा हूँ कवानीन के, कि मीडिया को कैसे दबाया जाए। जिस तरह जो डॉक्टर वेदेक ने भी कहा, और वो बात भी सही है, कोई अच्छी बात नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ जनरल के दौर में कि मीडिया पर्सन को कोड़े लगाए गए यहाँ पे। और लेकिन हुआ क्या है,
वो तमाम सिविल रूलर्स, वो तमाम मिलिट्री रूलर्स, वो तमाम डिक्टेटर्स, वो तमाम चले गए। लेकिन एक चीज हमने देखी कि पाकिस्तान का मीडिया दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता गया, मजबूत होकर गया, और ये स्टेज पे पहुंच गया कि रिकॉग्नाइज करते हैं हम कि पाकिस्तान का मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। एंड एज फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, जारी बात है मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अलमबरदार हो हक और सच का। चाहे आपको, मुझे, किसी को, गवर्नमेंट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, उनको बात पसंद आए या ना हो, उनको तस्लीम करना है। और दिल में वो तस्लीम करते हैं सारे कि भाई मीडिया के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मीडिया के साथ लिंक है। जिस तरह आपने 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला किया, मीडिया का मुकाबला किया, वॉरेन डेव ने जो मीडिया पर्सन ने कुर्बानियां दी। नुसरत मलिक साहब, आज मैं फ्रंट पेज पढ़ा था एक अखबार का, लीडिंग न्यूज पेपर का, जिसमें कितने ही मीडिया पर्सन जो के हुए डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उनके नाम लिखे हुए थे, तारीख और डेट दी हुई थी। तो मेरे दिन में पहली बात ही आई कि कौन है इस वक्त पाकिस्तान में जो कि ये सोच रहा है और देख रहा है कि भाई ये जो मीडिया पर्सन जो शहीद हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, या जो जॉबलेसनेस और स्ट्रेस की वजह से पिछले 1.5 साल में उनकी डेथ हुई, उनकी फैमिली की कफालत कौन कर रहा है, कौन उनको लुक आफ्टर कर रहा है, उनके बच्चों की एजुकेशन कौन देख रहा है, उनके फैमिली के वेलफेयर कौन देख रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया। आई एम ग्लैड एक नई टीम आई है, जिम्मेदार 2 शख्सियात आए हैं। आपने डायलॉग की बात की, मैं कहता हूं अगर मिसाके जमहूरियत हो सकता है, लोग मिसाके इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये एक मिसाकी मीडिया होना चाहिए। मीडिया की टॉप लीडरशिप और गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट बैठे आमने सामने। ये जो विच हंटिंग होती है, मीर शकील रहमान साहब देखे ना, आज मुझे पता लगा है कि 2-3 दिन पहले से वो वीवीआईपी रूम में, गालिबन वही जो नवाज शरीफ साहब का कमरा था सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, आप मुझे बताएं चंद दिन बाद आई एम श्योर उनकी बेल हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि मीर शकील रहमान साहब को 34 साल पुराने केस में, जो मैं कम मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर सकूं, अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, और भाई नवाज वो तो बेनिफिशियरी थे, अलिजेडली बेनिफिशियरी थे, और नवाज शरीफ बाहर बैठे उनको रेस्टोरेंट आउट किया हुआ है, तो क्या ना रफादार हुआ? तो हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? मीडिया इस वक्त एजुटेशन में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, एक स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन है विद द पीटीआई गवर्नमेंट। और मेरी एक बात सुनिए नुसरत साहब, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब इस बात को समझते हैं कि वो जो पावर में आए थे 2018 के इलेक्शन में, वो उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल था। और मैं आपको बता दूं, अब उनकी सिर्फ कोशिश ये है कि कैसे मीडिया को से हालात बेहतर किए जाएं, ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, रिलीफ पैकेजेस आए जाएं, एड्स के रेट रिवाइज किए जाएं, एड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, फाइनेंशियल मामला आपके ठीक हो, ताकि 2023 इलेक्शन से पहले मीडिया शुड बी फेवरेबल टुवर्ड्स द पीटीआई। मोना आलम, आपसे मैं शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला है। रियासतें क्यों ये बात नहीं समझती कि एक ताकतवर मीडिया एक ताकतवर रियासत को सपोर्ट करता है? आप यकीनन अगर आप किसी को भी आईना दिखाएंगे और अगर उस आईने में एक बदनुमा कोई तस्वीर आ रही है या वो चीज नहीं आ रही जो मैं देखना चाहती हूँ या मेरा जहन तस्लीम नहीं करता, तो मुझे यकीनन मेरे ऊपर नागवार गुजरेगी ये बात। यही बात हर रजीम के साथ है, ख्वाह वो सिविल हुकूमत हो, मिलिट्री हुकूमत हो, किसी को भी सच्चाई देखना पसंद नहीं है। ये एक मैटर ऑफ द फैक्ट है, जितनी जल्दी हम इसको तस्लीम कर लें बेहतर है। मेरी सिर्फ एक इतनी सी गुजारिश है कि आप जब कहते हैं ना कि पूरे मीडिया के ऊपर अगर कोई बात लगाई जाती है या कोई तोहमत लगाई जाती है, एक इल्जाम आयद किया जाता है, आप उसको सहाफियों से इक्वेट मत करें। आप मतलब जो ज्यादातर जो मीडिया के मालिकान हैं या जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंजेक्शंस दे रहे हैं, वो लोग सहाफी नहीं हैं, लेकिन हाँ उनके अंडर जो उनके इदारों में लोग काम कर रहे हैं वो असल सहाफी हैं। और यकीन जाने वो बदतरीन हालात के बावजूद भी, बदतरीन ज्यादतियों के बावजूद भी, ख्वाह वो फिजिकल ज्यादती हो, माली बेज़ाब्तियां उनके मालिकान की हो जो उनको फिर बेयर करनी पड़ती हो वगैरह वगैरह, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी बहुत से और मेजॉरिटी जो सच्चे सहाफी हैं वो अपनी सच्चाई की सिर्फ बिना पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आप उनको भी एक साथ ही आप उनके ऊपर एक कालक पोत देंगे और उनको आप बुरा उनके ऊपर आप एक नाम आयद करेंगे, तो आप उनको क्यों घसीट रहे हैं उस चीज में जो कि किसी और का किया धरा है? आप ये डिस्टिंक्शन बड़ी वाज़ेह तौर पर ड्रॉ करें। सहाफियों को किसी की आड़ में गाली ना दें, वो उनके अंदर शुमार नहीं करते हैं, वो तो बल्कि खुद उन लोग बर्बरियत से तंग है। आप क्यों, आपको कोई जिसे कहते हैं गंदुम और चने में आपको फर्क करना नहीं आता?
मुनारम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। इस बात का तकाजा करता है कि पाकिस्तान के अंदर जितना फ्री मीडिया होगा, जितना मीडिया मजबूत होगा, इतनी ही रियासत मजबूत होगी। रियासत को यह बात समझनी चाहिए, आज़ादी इजहार राय रियासत को मजबूत बनाती है, रियासत को ताकतवर बनाती है। और जब आप अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं तो यह रियासत के लिए सपोर्ट और रियासत के लिए एक मदद फराम करती है। डायलॉग नहीं होता तो रियासतें शायद फिर अफरा तफरी का शिकार होती हैं। खासतौर पर आजकल के हालात में मीडिया मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, अक्सर कहते हैं कि वो मीडिया के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, इसलिए मीडिया की आज़ादी की तरफ उनको तवज्जो देनी होगी। और ख़ास तौर पे अगर मीर शकील रहमान, पाकिस्तान के सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जिन्होंने पाकिस्तान के मीडिया में एक इनकलाब बर्पा किया था, आज़ादी इजहार राय के हवाले से एक जुर्रतमंदाना तरीके से उन्होंने अपने पूरा इस सफ़र को जारी रखा, अगर उन्हें 34 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार करके मीडिया के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं, तो ये न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि रियासत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आज़ादी इजहार राय को खुला रहने दीजिए, बात करने का मौका दीजिए, लोग अपनी बात का इजहार करें, राय का इजहार करें, तनकीद को बर्दाश्त कीजिए और शायद इसी से कौमें आगे बढ़ सकती हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।